हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने सेल का बेसिक टर्म्स देख लिया था। बहुत सारे बेसिक चीजें हमने देखी थी। डिस्कवरी ऑफ सेल, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी। हमने आपको बताया था फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी ए के शर्मा फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी है। फिर हमने बहुत सारे इसी तरह बात किया था, डॉक्टर फिल्को ने क्या दिया है, परकिंजी ने क्या दिया, डुजर्नी ने क्या दिया, स्लाइडेन एंड स्वान ने क्या दिया। तो ये सारी चीजें हम बेसिक चीजें पहले क्लास में बात कर लिए। आज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का सेकेंड लेक्चर है, दूसरा लेक्चर है। हम स्टार्ट करते हैं आज सेल। देखते हैं कि सेल है क्या, व्हाट इज द सेल, व्हाट इज द सेल। अगर हम अपनी बिल्डिंग को देखें, अपने चारों तरफ बिल्डिंग को देखें, तो हम ये देखते हैं कि हमारी बिल्डिंग का जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है दैट इज द ब्रिक। हम कह सकते हैं कि हमारी बिल्डिंग का जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आवर बिल्डिंग इज ब्रिक। सो वी कैन से दैट ब्रिक इज द यूनिट ऑफ बिल्डिंग। हम ये कह सकते हैं कि ब्रिक जो ईंट है हमारे घर की क्या है, यूनिट है, सबसे छोटी इकाई है। मतलब जिस चीज से, जिस मटेरियल से कोई चीज बनी होती है, उस मटेरियल को हम उसका यूनिट कह सकते हैं। जैसे हमने कहा बिल्डिंग की, हमारी इस बिल्डिंग की जो यूनिट है वो ब्रिक है। क्यों? क्योंकि ब्रिक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है इस बिल्डिंग का। लाइक दैट आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल। सो सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम कह सकते हैं कि सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्मॉलेस्ट यूनिट है। इट इज यूनिट ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल बिकॉज बोथ आर द लिविंग बीइंग। सो हम कह सकते हैं सेल इज द क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्मॉलेस्ट यूनिट है। क्यों स्मॉलेस्ट यूनिट कहा? बिकॉज सेल इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट और स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आवर बॉडी। क्योंकि ये जो सेल है हमारी बॉडी का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है, लाइक द ब्रिक ऑफ बिल्डिंग। ब्रिक ऑफ बिल्डिंग की तरह हम इसे ये भी कह सकते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बेसिक। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। पहली चीज मैंने क्या कहा, सेल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे छोटी इकाई है। मैंने कहा जिस चीज से कोई भी बना होता है, जिस मटेरियल से कोई चीज बनी होती है, कोई ऑब्जेक्ट बना होता है, तो उस मटेरियल को हम उसका यूनिट कह सकते हैं। हमारे इस बिल्डिंग का जो यूनिट है ब्रिक है, because brick is the major constituent of our building, so unit of building is brick. Like that हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी है, तो हम कह सकते हैं कि सेल इज द यूनिट ऑफ आवर बॉडी, सेल इज द यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो पहली चीज, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल को हम बेसिक, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। पहली चीज हमने कहा स्मॉलेस्ट यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। सेकेंड, बेसिक, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। बेसिक क्यों कहा, जरा समझना, बिकॉज इट इज बेसिक मटेरियल। ब्रिक बिल्डिंग का बेसिक मटेरियल है, लाइक दैट इट इज बेसिक मटेरियल, बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट। क्योंकि ये बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है, कौन? सेल। बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है कौन? सेल। पहली चीज बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है सेल। हमारी बॉडी की बेसिक एक आधारी कॉन्स्टिट्यूएंट है, एक आधारी मटेरियल है, इसलिए हमने इसको कहा बेसिक। अच्छा, स्ट्रक्चरल क्यों कह दिया? स्ट्रक्चरल इसलिए कहा, इस अर्थ पे बहुत लगभग 12 लाख नॉन ऑर्गेनिज्म है, और लगभग मैं समझता हूं हर स्पीशीज की जो स्ट्रक्चर है, हर स्पीशीज की जो संरचना है वो अलग अलग है ना। तो आप
जब सेल को देखेंगे, मैंने कहा हर ऑर्गेनिज्म का, हर स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर, संरचना अलग अलग है। मैं कुछ अलग दिख रहा हूं, आप अपने आप को देखेंगे तो आपकी संरचना, आपके बॉडी की डिजाइन कुछ अलग दिखेगी। मतलब अलग अलग डिजाइन होने के बावजूद भी हम सब का जो सेल है वो एक जैसा दिखता है। इसका मतलब है ये सेल अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग स्ट्रक्चर देता है, इसीलिए इसको स्ट्रक्चरल यूनिट भी कह दिया। मतलब क्या, इट गिव, क्यों स्ट्रक्चर कहा, क्योंकि ये अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग स्ट्रक्चर देता है। आप नोट करके चलेंगे, मैंने कहा पहली चीज मैंने कहा सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे छोटी इकाई है। दूसरी पॉइंट हमने कहा सेल को बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। बेसिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे बॉडी की, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है। स्ट्रक्चरल इसलिए कहा बिकॉज इट गिव डिफरेंट स्ट्रक्चर टू द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, अलग अलग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग स्ट्रक्चर तो देता है। कौन, सेल देता है। इसलिए तो मैंने इसको क्या कह दिया, इट गिव डिफरेंट स्ट्रक्चर टू द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, देयरफॉर इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर। फंक्शनल क्यों कहा, अब जरा सा फंक्शनल देख लेते हैं। फंक्शनल हमने इसलिए कहा, अब इस फंक्शनल को देखते हैं। फंक्शनल क्यों कहा हमने, फंक्शनल इसलिए कहेंगे क्योंकि हमारे बॉडी में जितने भी बेसिक फंक्शन होते हैं, हमारे बॉडी में जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, जितने भी कार्य होते हैं, सब के सब कहां होते हैं, सेल के अंदर होते हैं, सेल के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। मींस ऑल बेसिक function, all metabolic activity, all functions of our body is performed by the cell। हमारे बॉडी की सारी बेसिक फंक्शन, हमारे बॉडी की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी सेल के अंदर परफॉर्म होता है, सेल के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। इसलिए तो इसको फंक्शनल यूनिट कह दिया। क्यों फंक्शनल यूनिट कहा, इट परफॉर्म, सेल परफॉर्म ऑल बेसिक फंक्शन, जितने भी बेसिक फंक्शन होते हैं, सेल परफॉर्म ऑल बेसिक फंक्शन ऑफ, क्योंकि हमारी बॉडी की सारे बेसिक फंक्शन को परफॉर्म करता है, इसलिए इसको फंक्शनल यूनिट कह दिया। क्योंकि सारे फंक्शन सेल के अंदर, सेल के द्वारा ही परफॉर्म किए जाते हैं, इसलिए मैंने इसको फंक्शनल यूनिट कह दिया। अब सेल थियरी, इसी से जुड़ा हुआ सेल थियरी है, जरा समझ लेते हैं सेल थियरी। मैंने आपको सेल से जुड़े हुए क्या बताया था, मैंने कहा था सेल was discovered by रॉबर्ट हुक। सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी, कब की थी, 1665 में की थी, लिविंग सेल। लेकिन जिस सेल को रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था, दैट वाज द डेड सेल, बिकॉज साइटोप्लाज्म वाज एब्सेंट इन दैट सेल। क्योंकि उस सेल में साइटोप्लाज्म एब्सेंट था। याद करो उन्होंने किसकी स्लाइस काटी थी, कॉर्क की स्लाइस काटी थी। वो जो कॉर्क था किस पेड़ से ऑब्टेन किया गया था, क्वर्कस सुबर, जो कि ओक ट्री का एक स्पीसीज है, उसके बाद से वो कॉर्क उन्होंने लिया था और उसी के पतली स्लाइस काटा था। फिर फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, मैंने आपको बताया था फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी कौन है, कार्ल पी स्वानसन। फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी A.K. शर्मा, हमने आपको बताई थी। सेल थियरी स्लाइडेन और स्वान ने दिया है, स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया। कब दिया, इन 1839 में दिया। कब दिया, 1839 में दिया। स्लाइडेन एंड स्वान गिव सेल थियरी इन 1839 में। बताया क्या इस सेल थियरी में, इस सेल थियरी में इन्होंने बताया, हम ऊपर लिख रहे हैं, इस सेल थियरी में इन्होंने बताया क्या, इस सेल थियरी में इन्होंने बताया सेल थियरी सेल थियरी, इस सेल थियरी में इन्होंने बताया क्या था, स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया 1839 में।
अकॉर्डिंग टू द सेल थियरी के अकॉर्डिंग ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। इस सेल थियरी में जो पहली बात बताई गई वो ये बताई कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब के सब सेल से मिलकर बने हैं। तो पहली जो बात इसमें बताई गई दैट इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, जिसे क्या कहते हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग कहते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। दूसरी बात इसमें क्या बताई? पहली बात तो ये बताई सेल थियरी में पहली बात जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके सब सेल से मिलकर बने हैं। दूसरी बात आप सोच के देखो, न्यू बॉर्न बेबी की साइज सपोज दैट छोटी सी एक साइज है, बट इट विल ग्रो एंड इंक्रीज देयर साइज कंटिन्यूअसली। क्या करता है? वो लगातार ग्रो करता है और उसकी साइज कंटिन्यूअसली इंक्रीज करती जाती है। इट मींस नंबर ऑफ सेल आल्सो इंक्रीज इन देयर बॉडी। इसका मतलब है कि ग्रोथ हो रहा है, न्यू बॉर्न बेबी इतने साइज से इतना बड़ा हो रहा है, इसका मतलब सेल की संख्या भी तो बढ़ रही होगी। अब ये जो नया सेल आ रहा है ये आ कहां से रहा है? यही बात दूसरी बात बताई गई कि जो नया सेल ऑर्गेनिज्म में बनने वाला हर नया सेल पुराने सेल से क्या होता है? एग्जिस्ट होता है। हर नया सेल पुराने सेल से बनता है। यही तो दूसरी बात बताई गई। ऑल न्यू सेल अकॉर्डिंग टू द सेल थियरी, ऑल न्यू सेल arises from pre-existing cell। मतलब क्या है इसका? हर नया सेल पुराने सेल से बनता है। सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस मियोसिस होगा। यूनिसेल्युलर की बात करेंगे, प्रोकैरियोटिक की बात करेंगे तो वहां पे जनरली फिजन और बडिंग के द्वारा सेल डिवाइड करता है। लेकिन हम यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक में सेल डिवीजन माइटोसिस और मियोसिस के द्वारा होता है और उसी के द्वारा नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करता है। इसका मतलब हर नया सेल पुराने सेल से डेवलप होता है। इसी को क्या कहते हैं? ओमनी। इसी को क्या कहते हैं? ओमनी सेलुलर ई सेलुलर। ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, इसी का मतलब क्या है? हर नया सेल पुराने सेल से डेवलप होता है। तीसरी जो बात बताई गई वो ये बताई गई अकॉर्डिंग टू द सेल थियरी, ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी व्हिच इज परफॉर्म्ड बाय आवर बॉडी टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल। सेल के अंदर होता है ऑल बेसिक फंक्शन, जितने भी बेसिक फंक्शन होते हैं। बेसिक फंक्शन क्या है आप जरा समझना, या मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या है? बेसिक फंक्शन वो प्रोसेस जो हम खुद को जिंदा रखने के लिए परफॉर्म करते हैं उसे बेसिक फंक्शन कहते हैं। खुद को जिंदा रखने के लिए हम इसे परफॉर्म करते हैं। इसका मतलब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन। मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन है किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का अगर बेसिक फंक्शन नहीं हो रहा है तो समझ लो कि वो अलाइव नहीं है, वो लिविंग नहीं है। ऑल बेसिक फंक्शन performed by our body takes place। कहां होता है सब के सब? इनसाइड द, सब के सब सेल के अंदर होता है। ऑल बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय आवर बॉडी टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल। सब सेल के अंदर क्या होता है? जितने भी फंक्शन होते हैं सब के सब सेल के अंदर ही होते हैं। इतनी चीजें आप याद रखोगे इस सेल थियरी में। हर ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बना है, इसीलिए इसको स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं।
हमारी बॉडी में बनने वाला हर नया सेल पुराने सेल से बनता है। ये दूसरी बात सेल थ्योरी की थी। तीसरी बात थी हमारी बॉडी में जो भी बेसिक फंक्शन होता है, जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है, वो सब सेल के अंदर होता है। हमने मेटाबॉलिक एक्टिविटी का, आप इसे बेसिक फंक्शन कह लें। क्या है मेटाबॉलिक एक्टिविटी? दूसरा डेफिनेशन मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कहते हैं, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी या मेटाबॉलिक फंक्शन समझ लें आप। मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज ऑफ टू टाइप, मतलब ये जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, ये जो मेटाबॉलिक एक्शन है, ये दो अलग एक्टिविटी से मिलकर बना होता है, दो अलग प्रोसेस से मिलकर बना होता है। एक तो कैटाबॉलिक और दूसरा एनाबॉलिक। मतलब सिंपल सी बात इतनी सी कि हम ये कह सकते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज मेड अप ऑफ कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक एक्टिविटी। चलो ये तो समझ में आया कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक एक्टिविटी से मिलकर बने होते हैं। अब ये कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक प्रोसेस क्या आ गया? ये कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक एक्टिविटी क्या है? तो कैटाबॉलिक इज अ डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। ये जो कैटाबॉलिक होता है, ये डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस होता है। हम अगर अपनी लैंग्वेज में समझें तो ऐसा प्रोसेस जिसमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपल सब्सटेंस में तोड़ दिया जाता है। जैसे आप डाइजेशन देख लो ना, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपल सब्सटेंस में तोड़ा जाता है। इसका मतलब ये डाइजेशन इज अ एग्जांपल ऑफ कैटाबॉलिक प्रोसेस। हम ये क्या कह सकते हैं? कैटाबॉलिक क्या है? द प्रोसेस in which complex substance is broken down into simple substance is called catabolic process. It is a destructive process. क्या है? destructive process है, destructive process है। एग्जाम्पल जैसे मैंने एक एग्जाम्पल आपको बताया डाइजेशन। एनाबॉलिक प्रोसेस क्या है? इट इज अ सिंथेटिक प्रोसेस। क्या है ये? अब ये सिंथेटिक का मतलब क्या है? फॉर्मेशन, बनना। ऐसा प्रोसेस, ऐसी एक्टिविटी जिसमें सिंपल सब्सटेंस मिलकर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाते हैं, ऐसे प्रोसेस को हम एनाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। अगेन लिसन, द प्रोसेस इन विच सिंपल सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। ऐसा प्रोसेस जिसमें छोटी छोटी सिंपल सब्सटेंस मिलकर एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बना ले, उसे एनाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल आप याद रखोगे, एनाबॉलिक इज अ सिंथेटिक प्रोसेस। सबसे अच्छा एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस। याद करो, फोटोसिंथेसिस है कि नहीं है? अरे है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्या क्या? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाता है। क्या? कार्बोहाइड्रेट। सिंपल सब्सटेंस मिलकर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बना रहा है ना, तो इसका मतलब वो क्या हुआ? एनाबॉलिक प्रोसेस हुआ। एनाबॉलिक क्या है? सिंथेसिस रिएक्शन है। हमारे बॉडी, जो बॉडी ग्रोथ होता है, बायोसिंथेसिस होता है, वो भी तो एनाबॉलिक प्रोसेस है। जो बायोसिंथेसिस होता है, ऑर्गन का बनना, टिश्यू का बनना, दे ऑल आर एनाबॉलिक प्रोसेस। वो सब क्या है? एनाबॉलिक प्रोसेस है। तो हमारी सेल थ्योरी आप याद रखोगे इसे। अगली टॉपिक जो आती है, अब सेल हम पढ़ रहे थे तो हमने आपको सेल बताया कि क्या है? सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट मींस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, बोथ प्लांट एंड एनिमल, आर मेड अप ऑफ सेल। सेल से मिलकर बने होते हैं। सेल इज कॉल्ड बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। व्हाई? बिकॉज इट इज बेसिक कांस्टेंट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिकॉज इट गिव डिफरेंट स्ट्रक्चर टू द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, बिकॉज ऑल बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय द सेल। इसलिए उसको मैंने बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कह दिया। इसी सेल से जुड़ा हुआ सेल थ्योरी दिया था किसने? स्लाइडन और स्वान ने। बताया क्या था? हर ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बना होता है। इसका मतलब हर ऑर्गेनिज्म की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, दैट इज द सेल। दूसरी जो बात बताई, हर नया सेल पुराने सेल से बनता है। तीसरी जो बात बताई, सारे फंक्शन सेल के अंदर होता है, सारे फंक्शन सेल के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। सेल के साइज की अगर बात कर लूं, सेल के साइज की बात करूं तो द साइज ऑफ सेल वाइडली vary in different organism
अलग अलग ऑर्गेनिज्म में इसकी जो साइज होती है वो वेरी करती है, बदलती है। मतलब कि सीधी सी बात हम इतनी समझेंगे कि सेल की साइज अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होती है। पहला पॉइंट देखेंगे, जो स्मॉलेस्ट सेल है, स्मॉलेस्ट सेल इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की मैं बात कर रहा, पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सबसे छोटी सेल है, द स्मॉलेस्ट सेल इज पीपीएलओ। पीपीएलओ को कहते क्या है? इसी पीपीएलओ को, इसका फुल फॉर्म है प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। पीपीएलओ, स्मॉलेस्ट सेल इज पीपीएलओ। बैक्टीरिया है ये, क्या है? एक बैक्टीरिया है, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसी को और क्या कहते हैं? इसी का दूसरा नाम है माइकोप्लाज्मा। इसी का तीसरा नाम क्या है? इसी का तीसरा नाम है डाइएलिस्टर न्यूमोसेंटिस। न्यूमोसेंटिस, डाइएलिस्टर न्यूमोसेंटिस। साइज कितनी होती है इसकी? इसकी साइज की अगर बात करूं तो इसकी साइज 0.1 म्यूरियम होती है, 0.1 माइक्रोमीटर होती है। कितना? 0.1 म्यूरियम। कितना होता है? 0.1 म्यूरियम। 0.1 म्यूरियम इस पीपीएलओ की साइज होती है। लार्जेस्ट सेल की बात करूं, लार्जेस्ट सेल की बात करूं तो लार्जेस्ट सेल इज एग ऑफ ऑस्ट्रिच। कितनी साइज होती है? 18 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। 18 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होता है। ह्यूमन की स्मॉलेस्ट सेल की बात करो, किसकी? ह्यूमन की स्मॉलेस्ट सेल की बात करो, ह्यूमन की स्मॉलेस्ट सेल की बात करूं तो ह्यूमन में जो स्मॉलेस्ट सेल होता है दैट इज द स्पर्म सेल, मेल गैमेट ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन का जो मेल गैमेट होता है स्पर्म, साइज कैसा शेप होता है? नॉब्ड थ्रेड लाइक या नॉब्ड लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है। कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ये स्पर्म सेल मेल गैमेट है, ये इसका नेक है, हेड है, नेक है, और आपको ऐसा कुछ इसका स्ट्रक्चर दिखाई देगा। स्मॉलेस्ट सेल सेल ऑफ ह्यूमन, किसका? ह्यूमन। स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन इज क्या? स्पर्म सेल। क्या है? स्पर्म सेल। अगर आपसे कोई पूछ ले ये स्पर्म सेल क्या है? इट इज द मेल गैमेट, इट इज द मेल गैमेट विच इज फाउंड इन द मेल। ये मेल गैमेट है जो मेल में पाया जाता है ना? ये सेक्स सेल भी कहलाते हैं, स्पर्म या फिर एग। सेक्स सेल भी कहलाते हैं। व्हाई? बिकॉज इट हेल्प इन द रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, therefore they are called सेक्स सेल। साइज क्या होती है इनकी? साइज की अगर इसकी साइज की मैं बात करूं तो 0.05 म्यूरियम। लिख लेना, कितनी साइज होती है? 0.05 म्यूरियम होती है। ह्यूमन का जो स्मॉलेस्ट सेल है, ह्यूमन का अगर लार्जेस्ट सेल की मैं बात करूं, ये तो ह्यूमन का लॉन्गेस्ट सेल हो गया। लार्जेस्ट सेल की अगर बात करूं, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, हेड है, नेक है और टेल है। ये टेल स्पर्म के मूवमेंट में हेल्प करता है। लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन इज क्या हो सकता है? नर्व सेल है। क्या है? नर्व सेल। कितनी लेंथ होती है, कितना लॉन्ग होता है ये? तो आप इसको बताओगे लगभग 90 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। कितना होता है? 90 सेंटीमीटर क्या होता है? ये लॉन्ग होता है। इस नर्व सेल। नर्व सेल क्या है? नर्व सेल इज द यूनिट ऑफ, किसका यूनिट है? नर्व सेल इज द यूनिट ऑफ कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। आपको पढ़ा होगा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है क्या?
एटमॉस्फेयर में होने वाले परिवर्तन को महसूस करना और उसे रिस्पॉन्स करना, मतलब एटमॉस्फेयर में जो भी परिवर्तन हो रहा है उसे क्या करते हैं, हम महसूस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपनी बॉडी में परिवर्तन कहते हैं। इसी को कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहते हैं। उस कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा नर्व सेल, यही तो है नर्वस सिस्टम की यूनिट है। क्या है, नर्वस सिस्टम की यूनिट है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में इसी का मेजर रोल होता है। किसका, नर्व सेल का। 3 तरह होता है, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व और रिले नर्व। हम जब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे तो अच्छे से बात करेंगे इसके बारे में। प्लांट सेल, प्लांट सेल की बात करूं तो मल्टी सेलुलर प्लांट में जो लार्जेस्ट सेल होता है, मल्टी सेलुलर प्लांट में जो लार्जेस्ट सेल होता है, द लार्जेस्ट सेल इन मल्टी सेलुलर प्लांट इज ओव्यूल ऑफ साइकस। क्या लिखा है, ओव्यूल ऑफ साइकस। ये ओव्यूल भी एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है। किसका, साइकस का रिप्रोडक्टिव पार्ट है कौन, ओव्यूल है। तो मल्टी सेलुलर प्लांट में जो लार्जेस्ट सेल होता है इन मल्टी सेलुलर, आप लिख लो, इन मल्टी सेलुलर प्लांट लार्जेस्ट सेल कौन है, ओव्यूल ऑफ साइकस है। क्या है, ओव्यूल ऑफ साइकस है। तो इतनी चीजें आप याद रखोगे। एसिटाबुलेरिया, एसिटाबुलेरिया, ये एसिटाबुलेरिया एक ग्रीन एल्गी है। क्या है, एक ग्रीन एल्गी है, एक ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी है। प्लांट में यहां तो मैंने मल्टी सेलुलर प्लांट में लार्जेस्ट सेल की, लेकिन एसिटाबुलेरिया इज द लार्जेस्ट सेल इन प्लांट। ये प्लांट का क्या है, सबसे लार्जेस्ट सेल है कौन, एसिटाबुलेरिया। कितना होता है, लगभग 5 से 10 सेंटीमीटर, 5 से 10 सेंटीमीटर तक क्या हो सकता है, ये लॉन्ग हो सकता है। कौन, एसिटाबुलेरिया 5 से 10 सेंटीमीटर तक लॉन्ग हो सकता है ये। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे शेप ऑफ सेल। सेल का शेप भी अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है। द शेप ऑफ सेल आल्सो वेरी इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, बट याद क्या रखना है, बट द शेप ऑफ सेल रिलेटेड टू देयर फंक्शन नॉट टू द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। याद रखना है आपको, सेल का जो शेप होता है, सेल की जो साइज होती है, वो ऑर्गेनिज्म के साइज से नहीं रिलेट करता। हाथी इतना बड़ी है तो नर्व सेल 90 सेंटीमीटर से बड़ा होगा, ऐसा नहीं है। या नर्व सेल एलिफेंट में कुछ और काम करता होगा, ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि सेल की साइज और शेप अपने फंक्शन से रिलेट करता है, न कि ऑर्गेनिज्म के साइज से रिलेट करता है। याद रखना है आपको। तो शेप ऑफ सेल की मैं बात कर रहा हूं। सेल का शेप भी अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, द शेप ऑफ सेल आल्सो वेरी इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें, एग्जाम्पल देखें तो आप स्मूथ मसल सेल देख लो। स्मूथ मसल सेल किसको देखें, स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल सेल। आप अपने स्मूथ मसल्स को देखें तो कैसा दिखेगा आपको, स्पिंडल शेप दिखेगा। ये स्पिंडल शेप है, स्पिंडल शेप है ये। नर्व सेल को देखें, पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल आप नर्व सेल को देख लें। आप नर्व सेल को देखेंगे तो आपको नर्व सेल इज लॉन्ग एंड ब्रांच। ये नर्व सेल आप देखेंगे तो नर्व सेल आपको लॉन्ग और ब्रांच दिखेगा, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको नर्व सेल दिखेगा। तो देखिए ये कैसा है, नर्व सेल कैसा है, नर्व सेल का स्ट्रक्चर कुछ अलग है, स्पिंडल का स्ट्रक्चर कुछ अलग है। ये नर्व सेल है, इसे ये जो ब्रांच निकली हुई है इसे एक्सॉन कहते हैं। एंड दिस इज द सेल बॉडी, दिस इज द
सॉरी डेंड्राइट्स है, ये क्या है, डेंड्राइट्स है। दिस इज द एक्सॉन, और इस एक्सॉन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग लगी रहती है जिसे क्या कहते हैं, माइलिन शीट कहते हैं। ये माइलिन शीट इसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, किसको, एक्सॉन को मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करता है। ये माइलिन शीट है, माइलिन शीट, और ये तो हमने एक्सॉन बताया, ये माइलिन शीट है which protect the axon from mechanical injury, मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करता है। एंड दिस इज द end of axon। कैसा दिख रहा है, 90 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होता है। कितना होता है, 90 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है कैसा, 90 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होता है। और कैसा दिख रहा है, लॉन्ग और ब्रांच दिख रहा है, लॉन्ग एंड ब्रांच दिख रहा है। और तीसरा एग्जांपल आप देखोगे, तीसरा अगर आप देखो तो आप अपने ह्यूमन में आप एगो को ले लो, ओवम को ले लो, तो कैसा दिखता है, ओवल इन शेप दिखता है। आप अगर एगो को ले लो, थर्ड एग्जांपल ओवम, ओवम को अगर देखोगे, इसी को तो एग कहते हैं। इसका अगर आप शेप देखोगे तो आपको कैसा दिखाई देगा, कुछ ऐसा स्फेरिकल दिखाई देगा। ये न्यूक्लियस है जिसमें जेनेटिक मटेरियल भरा हुआ है, ये साइटोप्लाज्म है। अब जरा सा मुझे साइज बता दो, आपकी ओवम की साइज, ह्यूमन एग की साइज कितनी होती है, बताओ जल्दी से आप। 0.15 म्यूलियन होती है, इतनी इसकी साइज होती है। कैसा है, स्फेरिकल है, या आप ओवल कह लो, स्फेरिकल है या ओवल कह लो। चौथा एग्जांपल, अभी थोड़ी देर पहले मैंने स्पर्म बनाया था ना, कैसा था स्पर्म सेल, याद करो स्पर्म सेल कैसा था, नॉब्ड था एंड लॉन्ग था। कैसा था, नॉब था, उभरा हुआ ऐसे, मतलब नॉब लाइक स्ट्रक्चर था, उभरा हुआ था जो कि उसका हेड था, और लंबा सा था। तो नॉब एंड लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है किसका, स्पर्म का। किसका होता है, स्पर्म का होता है। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। आप अपने लीवर सेल को देख लो, लीवर सेल को देखो, लीवर सेल, तो लीवर सेल को आप देखोगे तो आपको पॉलीगोनल शेप दिखाई देगा। कैसा होता है, पॉलीगोनल शेप होता है किसका, लीवर सेल का। लीवर सेल का पॉलीगोनल शेप होता है। लीवर सेल का शेप कैसा होता है, पॉलीगोनल होता है। आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, ऐसा कुछ दिखाई देगा, ये इस तरह पॉलीगोनल शेप आपको ये लीवर सेल इसी तरह आपको दिखाई देगा। तो इसी तरह ऑर्गेनिज्म में जो सेल की शेप होती है वो वेरी करती है। हमने काफी एग्जांपल देख लिए। नाउ अब हम आते हैं नंबर ऑफ सेल के बेसिस पर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म किसके बेसिस पर, ऑन द basis of number, on the basis of number of cell, सेल की संख्या के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म के टाइप हम देखेंगे। तो देख ही लेते हैं, फिर इसको देख ही लेते हैं इसको। फिर कितने टाइप के होते हैं बताओ तो जरा। दो टाइप के हमने बचपन से पढ़ते आए हैं। कौन से दो टाइप के, एक तो यूनिसेलुलर और दूसरा मल्टीसेलुलर। यही दो तो पढ़ा है, और तो कोई पढ़ा नहीं। कितने तरह के, दो पढ़े हमने, एक तो यूनिसेलुलर और दूसरा मल्टीसेलुलर। और दूसरा क्या पढ़ा है हमने, मल्टीसेलुलर पढ़ा है।
नाम से क्लियर है, यूनि मीन्स सिंगल, और वन कह लो आप, कुछ भी कह लो आप, और सेलुलर इज रिलेटेड टू द सेल, मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से मिलकर बना हो। किससे मिलकर बना हो? सिंगल सेल से मिलकर बना हो, उसे ही तो क्या कहेंगे हम? यूनिसेलुलर कहेंगे। तो हमारा डेफिनेशन क्या होगा? द ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल। इस वर्ड से आप याद रखने की कोशिश करोगे। यूनि इट मींस सिंगल और वन, सेलुलर इट रिलेटेड टू द सेल, it means the organism which are made up of single cell is called unicellular. example आप देखोगे जैसे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ में कौन? अमीबा, पैरामीशियम, मतलब जो एग्जांपल आप जानते हो मैं वो बता रहा हूं। अमीबा, पैरामीशियम, पैरामीशियम, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, यूग्लिना, और क्या? स्लाइम मॉल्ड। स्लाइम मॉल्ड एक फंजाई है। जितने भी फंजाई है, ऑलमोस्ट जितने भी फंजाई हैं, सब के सब, जितने भी फंगस हैं, सब के सब फंजाई किंगडम में रखे गए हैं। लेकिन ये स्लाइम मॉल्ड ऐसा, स्लाइम मॉल्ड, स्लाइम मॉल्ड क्या? स्लाइम मॉल्ड ऐसा फंजाई है जो किस में रखा गया है? स्लाइम मॉल्ड ऐसा फंजाई जो किस में रखा गया है? किस ग्रुप में रखा गया है? प्रोटिस्टा में रखा गया है। किस में रखा गया है? प्रोटिस्टा। स्लाइम मॉल्ड सारे फंगस फंजाई किंगडम रखे गए हैं, फंजाई ग्रुप में रखे गए हैं, लेकिन ये स्लाइम मॉल्ड ऐसा है जो किस में रखा गया है? प्रोटिस्टा ग्रुप में रखा गया है। प्रोटिस्टा में रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि प्रोटिस्टा में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं दैट आर यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक, स्लाइम मॉल्ड भी यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक है, इसलिए इसको उठाकर प्रोटिस्टा में रखा गया है। आप याद रखोगे ये भी किस में आता है? यूनिसेलुलर में आता है। अब मल्टीसेलुलर की हम बात कर लें तो मल्टीसेलुलर किसे कहेंगे? जरा समझना, क्या लिखेंगे डेफिनेशन? द ऑर्गेनिज्म which are made up of more than one cell is called, क्या कहलाएगा? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। एग्जांपल आप कुछ भी लिख लो, ह्यूमन, डॉग, कैट, रैट, प्लांट्स, है ना, मतलब इनको छोड़कर बाकी सब तो मल्टी सेलुलर हैं, तो उसमें आप मल्टी सेलुलर एग्जांपल में वो लिख लोगे। ह्यूमन, डॉग, कैट, रैट, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन, मतलब जो भी इनको छोड़कर। थोड़ा सा डिफरेंस हम देख लें यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में। डिफरेंस देख लें यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में, हम डिफरेंस देख लें, देन हम क्लास को एंड करेंगे। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में जल्दी से डिफरेंस देखेंगे। ये पहली चीज, पहला डिफरेंस क्या है? सिंगल सेल से बना होता है, मेड अप ऑफ सिंगल सेल। मल्टीसेलुलर में क्या है? मोर देन वन सेल, मेड अप ऑफ, लिखना, मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। क्या होता है? मोर देन वन सेल, एक से अधिक सेल से मिलकर बना होता है। दूसरी, इनकी साइज कितनी होती है? यूनिसेलुलर की जो साइज होती है वो आप 1 से 5 मिलियन तक, अब क्या कहोगे? 0.5 से 5 मिलियन तक होती है। किसकी? यूनिसेलुलर की साइज 1 से 5 मिलियन तक हो सकती है। इसकी साइज कितनी हो सकती है? इसकी साइज, मल्टीसेलुलर की साइज कितनी होती है? द साइज ऑफ मल्टीसेलुलर इज 5 to 100 मिलियन, 5 से 100 मिलियन तक हो सकती है। तीसरा डिफरेंस,
लेबर डिवीजन की बात करूं तो यूनिसेल्युलर में लेबर डिवीजन क्या होगा? नहीं होगा। अच्छा, लेबर डिवीजन का मतलब हम अपनी भाषा में समझे काम का बंटवारा। अब जरा समझना आप, जब एक ही सेल से मिलकर बना है तो काम बटेगा क्या किसी में? अरे सारा काम एक ही सेल तो परफॉर्म करेगा, तो काम बटा कहां? लेबर डिवीजन कहां हुआ? लेबर डिवीजन तो तब होता है, काम का बंटवारा तो तब होता है जब एक से अधिक लोग हों तो हम काम बांट देते हैं कि आप ये काम कर लो, आप ये काम करो, आप ये काम करो। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एक ही सेल से मिलकर बना होता है तो इसमें लेबर डिवीजन नहीं होता है। कभी कभी कोई कह देता है कि क्या लेबर डिवीजन सेलुलर लेवल पे है? तो हाँ कह दो, हाँ सेलुलर जो लेबर डिवीजन है सेलुलर लेवल पे है। भाई सारा काम सेल ही कर रहा है तो आप कह लो कि लेबर डिवीजन is at cellular level, but if anyone say that labor division is absent, so it is like labor division absent होता है, नहीं होता है। या अगर कोई ये कह ले कि लेबर डिवीजन सेलुलर लेवल पे है तो हाँ सही बात है, लेबर डिवीजन सेलुलर पे होता है क्योंकि सारा फंक्शन सेल के लेवल पर होता है, क्योंकि एक ही सेल से मिलकर बना होता है, टिश्यू और ऑर्गन तो होते नहीं, तो सेल होता है। तो लेबर डिवीजन फंक्शन जो होता है सेलुलर लेवल पे होता है या लेबर डिवीजन एब्सेंट होता है। दोनों बातें आप याद रखोगे, लेबर डिवीजन एब्सेंट होता है। किस बेसिस पे मैंने कहा लेबर डिवीजन एब्सेंट होता है? काम का बंटवारा तब होगा, लेबर डिवीजन कब होगा? तब होगा जब एक से अधिक लोग होंगे। यहां पूरा ऑर्गेनिज्म ही एक सेल से मिलकर बना है, तो अब जब एक ही सेल है तो सारा काम वही करेगा, तो इसका मतलब काम का बंटवारा नहीं है, लेबर डिवीजन नहीं है। आप दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं कि इसमें जो होने वाला काम है, इसमें जो लेबर डिवीजन है वो सेल के लेवल पर है, मतलब सारा कुछ सेल कर रहा है। तो आप लेबर डिवीजन, या आप ये कह लो लेबर डिवीजन एब्सेंट है, या लेबर डिवीजन इज एट, कोई ये कह देता है लेबर डिवीजन, या किसी किताब में आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो आपको क्या समझना है? बात वही है, सारा फंक्शन सेल कर रहा है, सारा फंक्शन सेल के लेवल पे हो रहा है, तो लेबर डिवीजन सेलुलर लेवल पे भी आप कह सकते हो, लेबर डिवीजन एट सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल। कॉम्प्लेक्सिटी की बात करो, अब जब एक ही सेल है तो कॉम्प्लेक्सिटी होगी क्या? नहीं, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी। स्पेशलाइजेशन या कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी। स्पेशलाइजेशन या कॉम्प्लेक्सिटी तो तब होती है ना जो बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनाया, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाया, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाया, देन कॉम्प्लेक्सिटी होती है। यहां तो एक ही सेल है तो स्पेशलाइजेशन क्या होगी? जटिलता क्या होगी? कुछ जटिल नहीं है, एक ही सेल तो है। स्पेशलाइजेशन या आप कॉम्प्लेक्सिटी कह लो, इज नॉट फॉर्म, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती। अच्छा, इसमें तीसरा मैंने तो देखा नहीं, लेबर डिवीजन। इसमें लेबर डिवीजन होता है या तो सेल के लेवल पे होगा, टिश्यू के लेवल पे होगा और ऑर्गन के लेवल पे होगा। याद रखोगे, लेबर डिवीजन इज एट सेलुलर, टिश्यू लेवल पर भी होगा, टिश्यू लेवल पर भी हो सकता है, मतलब सेलुलर लेवल पर भी हो सकता है, टिश्यू लेवल पर भी हो सकता है और ऑर्गन लेवल पर भी हो सकता है। मल्टी सेलुलर में जो लेबर डिवीजन होगा वो सेलुलर लेवल पर भी होता है, टिश्यू लेवल पर भी हो सकता है और ऑर्गन लेवल पर भी होता है। इसमें स्पेशलाइजेशन कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी होती है क्योंकि ऑर्गेनिज्म एक से अधिक सेल से मिलकर बना है ना। जब ऑर्गेनिज्म एक से अधिक सेल से मिलकर बना है, देयर इज सेल, similar kind of cell organized to form a specific tissue and that specific tissue perform a specific function. Now that tissue organized to form a specific organ, मतलब इसी तरह क्या हो जाएगा, स्पेसिफिसिटी बढ़ती चली जाती है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाती है। इसमें कॉम्प्लेक्सिटी आपको देखने को मिल जाएगा, जबकि चलो नेक्स्ट
अगला जो डिफरेंस आप देखोगे, कितने डिफरेंस होते? चार होते। नाउ नेक्स्ट 5 डिफरेंस। पांचवा डिफरेंस आप देखोगे, इनकी लाइफ साइकिल वेरी शॉर्ट होती है। लाइफ साइकिल सीधा आप देखेंगे, लाइफ साइकिल वेरी शॉर्ट, बहुत छोटी लाइफ साइकिल होती है। इनकी लाइफ साइकिल लॉन्ग होती है। क्या होती है? लाइफ साइकिल लॉन्ग होती है। छठवां 6th डिफरेंस, थोड़ी सी भी अगर इंजरी इनमें होती है, एनी इंजरी इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कॉज डेथ, इनमें अगर कोई इंजरी होती है तो इनका डेथ हो जाता है। मल्टी सेल्यूलर में अगर कोई इंजरी होती है, कोई डैमेज होता है, तो वो डैमेज सेल नए सेल के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। लिख लेना आप, एनी इंजरी टू द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कॉज डेथ। क्या कर देता है? डेथ कॉज कर देता है। इसमें क्या होता है? इसमें डेथ नहीं होता, कोई ऑर्गेनिज्म को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो डैमेज सेल नए सेल के द्वारा क्या कर दिया जाएगा? रिप्लेस कर दिया जाएगा। एनी इंजरी और डैमेज टू द सेल डज नॉट अफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं करेगा। डज नॉट अफेक्ट ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, है ना? मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म को कोई प्रभाव नहीं डालेगा, लेकिन वो डैमेज सेल, बट दैट सेल इज रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल। वो जो सेल है नए सेल के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा। सातवां डिफरेंस जरा सा आप देख लो। नेक्स्ट डिफरेंस, ये इनमें जो सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन किसके द्वारा होगा? जनरली फिजन या बडिंग के द्वारा होगा। और इसमें क्या होता है? माइटोसिस या मियोसिस के द्वारा होगा। जनरली माइटोसिस या मियोसिस के द्वारा होगा। किसमें? मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में। मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म आप आगे बढ़ा देना। तो दीज आर द डिफरेंस, आप याद रखोगे ये सारे डिफरेंस। 7 डिफरेंस था ये कुछ डिफरेंस हमने आपको बताया, ये डिफरेंस आप याद रखोगे। ठीक है, आज की क्लास ये एंड करते हैं। अगली क्लास जो हमारी होगी वो टाइप ऑफ सेल के बारे में बात करेंगे, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। डिफरेंस देखेंगे यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक में। सो हम क्लास को एंड करते हैं। ओके, थैंक यू। चलो नेक्स्ट, अगला जो डिफरेंस आप देखोगे, कितने डिफरेंस होते? चार होते। नाउ नेक्स्ट 5 डिफरेंस। पांचवा डिफरेंस आप देखोगे, इनकी लाइफ साइकिल वेरी शॉर्ट होती है। लाइफ साइकिल सीधा आप देखेंगे, लाइफ साइकिल वेरी शॉर्ट, बहुत छोटी लाइफ साइकिल होती है। इनकी लाइफ साइकिल लॉन्ग होती है। क्या होती है? लाइफ साइकिल लॉन्ग होती है। छठवां 6th डिफरेंस, थोड़ी सी भी अगर इंजरी इनमें होती है, एनी इंजरी इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कॉज डेथ, इनमें अगर कोई इंजरी होती है तो इनका डेथ हो जाता है। मल्टी सेल्युलर में अगर कोई इंजरी होती है, कोई डैमेज होता है, तो वो डैमेज सेल नए सेल के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। लिख लेना आप, एनी इंजरी टू द यूनिसेल्युलर
ऑर्गेनिज्म कॉज डेथ, क्या कर देता है, डेथ कॉज कर देता है। इसमें क्या होता है, इसमें डेथ नहीं होता, कोई ऑर्गेनिज्म को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो डैमेज सेल नए सेल के द्वारा क्या कर दिया जाएगा, रिप्लेस कर दिया जाएगा। एनी इंजरी और डैमेज टू द सेल डज नॉट अफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं करेगा, डज नॉट अफेक्ट ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को कोई प्रभाव नहीं डालेगा, बट लेकिन वो डैमेज सेल, बट दैट सेल इज रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल, वो जो सेल है नए सेल के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा। सबका डिफरेंस जरा सा आप देख लो। नेक्स्ट डिफरेंस इस ये इनमें जो सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन किसके द्वारा होगा, जनरली फिजन या बडिंग के द्वारा होगा। और इसमें क्या होता है, माइटोसिस या मियोसिस के द्वारा होगा। जनरली माइटोसिस या मियोसिस के द्वारा होगा। किसमें, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आप आगे बढ़ा देना। तो दीज आर द डिफरेंस, आप याद रखोगे ये सारे डिफरेंस, 7 डिफरेंस था ये कुछ डिफरेंस हमने आपको बताया, ये डिफरेंस आप याद रखोगे। ठीक है, आज की क्लास ये एंड करते हैं। अगली क्लास जो हमारी होगी वो टाइप ऑफ सेल के बारे में बात करेंगे, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, डिफरेंस देखेंगे यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक में। सो हम क्लास को एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।